Hi everyone. So now we are going to discuss reproductive system, the only system in your body that is most clearly and consistently different between males and females. इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आखिर में जो हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. राइट, इट्स अ वेरी गुड चैप्टर और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है. राइट, बिकॉज वो कहते हैं ना, आबे हयात, वो वाला फ्लूइड जो कि लाइफ दे सकता है, और ऐसा फ्लूइड सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज सीमन, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कर सकता है, बढ़ा सकता है. दिस इज़ एन एक्सट्रीमली अमेजिंग चैप्टर. बट ऑफ कोर्स हम अपने एम डी कट के सिलेबस और अपने जो हमारा कंटेंट है उसी के अंदर लिमिटेड, उसी के अंदर रहकर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट. Okay, my dear students, so now we are going to discuss reproduction chapter के में हम चलने जा रहे हैं. अच्छा, reproduction chapter को start करने से पहले there is one thing that I want to tell you, that reproduction is essential for survival of species. ठीक है, reproduction is not essential for the survival of an individual. एक इंसान अगर वो अकेला है तो उसके सर्वाइवल के लिए वो पूरी ज़िंदगी रिप्रोड्यूस ना भी करे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए इट्स वेरी एसेंशियल. एंड रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, राइट, बिकॉज ये वाला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ आप इसको बायोलॉजी के लिहाज से नहीं पढ़ सकते. लाइक आप इसको मज़ीद साइकोलॉजिकली भी आप इसको पढ़ सकते हो. राइट, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू समथिंग. इफ़ यू बिलीव दैट देयर इज़ no creator of this universe, right? If you believe that this universe was came into being on itself, ठीक है, without any external source, तो आप का क्या होता है कि आप क्यों बने, आप बने हो. अगेन इट्स अ वेरी डीप टॉपिक, इसको हम किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बट फिर आप क्या कहते हो, आप क्यों बने? यू आर जस्ट एन एक्सीडेंट, राइट? यू आर जस्ट एन एक्सीडेंट, यू आर जस्ट एन पॉसिबिलिटी. मिलियंस में वो थी नहीं एवेंजर की मूवी, क्या नाम था, इन्फिनिटी वॉर. उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है आपके पास जो मिलियंस पॉसिबिलिटी देखी थी कि हम जो है थैनोस को हरा सकते हैं मिलियंस में से सिर्फ एक, राइट? तो हमारी भी पॉसिबिलिटी थी कि भाई हम इस तरह के इंसान विदाउट क्रिएटर बिलियंस ट्रिलियंस का इससे भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी, चलो ठीक है, निकल आई, लेट्स से निकल आई, ठीक है, कि इंसान बन गया विदाउट एनी एक्सटर्नल क्रिएटर. आई एम जस्ट सेइंग लेट्स अज्यूम कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है. तो आपकी ज़िंदगी का मकसद रहता है, आपकी ज़िंदगी का मकसद रहता है कि यार आप अब बन गए हो तो दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ सर्वाइव करो. जितना जल्दी जितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हो. सर्वाइव किस तरह से करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ आपने ज़िंदा थोड़ी ना रहना. आप चाहते हो कि आपकी जीन्स आगे ट्रांसफ़र हो इनटू योर ऑफस्प्रिंग्स, सो यू हैव टू रिप्रोड्यूस. सो रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल. अगर आप ये कैटेगरी बनाते हो, तो इस कैटेगरी के लिहाज से आपके पास द ओनली पर्पस दैट एनी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लानट हैज़ इज़ टू रिप्रोड्यूस, इज़ टू पास इट्स जीन टू इट्स ऑफस्प्रिंग, राइट? फिर इस हिसाब से तो आपके पास जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिसको मैं मानता हूँ, ही वॉज इवन मोर स्मार्टर देन आइंस्टाइन, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, उन्होंने तो शादी ही नहीं की अपनी पूरी लाइफ, राइट? इन्होंने तो अपने जीन्स आगे ट्रांसफ़र ही नहीं की. सो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द न्यूटन इज़ द मोस्ट अनसक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस प्लानट, राइट? क्योंकि ही वॉजंट इवन एबल टू ट्रांसफ़र हिज जीन्स टू हिज ऑफस्प्रिंग्स, राइट? तो या फिर तो आपकी डेफिनेशन में गलत है, या फिर तो आप न्यूटन को जो आपने लाइक एक हाइप दी हुई है वो गलत है. गलत क्या है? ऑफ कोर्स न्यूटन ने तो लाइक आपके पास उनके जो उन्होंने काम किए थे, अगेन इसके बारे में तो हम बहुत सारे डिस्कस कर सकते हैं, जिसकी वजह से ही आगे जाके आज हम वहाँ पे आज पहुँचे हैं ना, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी डेफिनेशन में कोई ना कोई ख़राबी है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं
अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस सीन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड. ठीक है, ये नेसेसरी है फॉर दी सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी. अच्छा, ये ना डिफरेंट सिस्टम जो हमने पढ़े हैं उस उन जो आपके पास जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं integumentary system, your skin, hair, nails, the skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, cardiovascular system, your lymphatic system, immune system, respiratory system, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये तमाम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हटा कर जो बाकी सारे के सारे हैं ना 12 उन वो तमाम के तमाम फंक्शनल होते हैं लाइक व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न. ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में एटलीस्ट टाइम लगता है ऑफ कोर्स फुली फंक्शनल होने में, मैच्योर होने में, बट दे आर ऑलमोस्ट सेम इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल्स. ठीक है, और वो फंक्शनल होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. The reproductive system is the only system that is functional at the age of puberty. और ये दोनों सेक्सेस में डिफरेंट होता है. ठीक है, तो ये आपने मेल में डिफरेंट है, फीमेल में आपके पास डिफरेंट है. आप जो सिंबल डालते हो वो आप इस तरह से मेल के लिए डालते हो सिंबल, एंड दिस इज़ योर सिंबल फॉर फीमेल. अच्छा, यहाँ पर ना एक बात जो बच्चों के जहन में आती है कि यार इस तरह का ये सिंबल आया कहाँ से, राइट. इस तरह का ये वाला मेल का सिंबल आया कहाँ से. तो ये देखो, मेल को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो. फॉर एग्जांपल अगर ये मेल है तो इसने हाथ में एक तलवार पकड़ी हुई है और एक हाथ में उसने शील्ड पकड़ी हुई है, राइट. स्क्रीन के ऊपर भी मैं डाल दूंगा यहाँ पर. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि मेल ने एक हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, मीनिंग उससे मेल जो है आपके पास लाइक फाइट और इस तरह के रिस्पॉन्सेज में जो है ज़्यादा जो होता है ना लाइक जो आप कह सकते हो एक्सप्लोसिव रिस्पॉन्सेस. ठीक है, उन रिस्पॉन्सेज में जो है मेल, क्योंकि लाइक उसने तलवार पकड़ी हुई है और उसका एक हाथ में शील्ड है, तो इस तरह से मेल का सिंबल ये वाला बन गया. फीमेल लाइक अपने हाथों में उसने फूल पकड़े हुए हैं, राइट. दोनों हाथों में उसने फूल पकड़े हुए हैं और वो जो है मेल के लाइक उसका देख रही है कि उसका मर्द जो है उसका पार्टनर जो है वो आगे जाके लड़ रहा है, फाइट कर रहा है. तो उसने उसके जब वो फाइट करके वापस आता है तो उसके अपने हाथों में पकड़े हुए हैं फूल पकड़े हुए हैं, राइट. या फिर तो घर वापस आता है घर रात को तो उसने खाना पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों में. तो इस तरीके से हिस्टोरिकली दिस इज़ द सिग्निफिकेंस के मेल और फीमेल को ये सिंबल आप दे रहे होते हो. अच्छा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. अच्छा, दो तरह की रिप्रोडक्शन जो है आप कर सकते हो होती है. यू हैव ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड यू हैव सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, यहाँ पे सेक्शुअल आएगी, ये नंबर मैंने गलत लिख दिया. यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ए सेक्शुअल, ए मीनिंग से विदाउट सेक्स रिप्रोडक्शन जो हो वो कौन सी होगी, वो होती है लाइक आपका जो सेल है, एक ही सेल आपके पास माइटोसिस के ज़रिए जो है दो अपने ही जैसे, इसको आप क्लोन्स कहते हो, क्लोनल डिवीजन करता है, अपने ही सेल बना लेता है. और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपके पास एग होता है और आपके पास स्पर्म होता है, वो दोनों कंबाइन करके आपके पास एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक हो गया. तो ये अच्छा, स्पर्म के बारे में तो भी हम डिस्कस कर लेते हैं. एग को एग क्यों कहते हैं या स्पर्म को स्पर्म क्यों कहते हैं, ये हम अभी जब डिस्कस करेंगे इन दोनों के स्ट्रक्चर तो हम ये डील कर लेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ टाइम सेविंग, ऑफ कोर्स ये जल्दी हो जाती है, एनर्जी एफिशिएंट है. इट इज़ नॉट एन अडॉप्टिव मेथड, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है कि देयर इज़ द माइटोसिस इज़ गोइंग ऑन, एंड माइटोसिस में कोई आपके पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कोई आपके पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं हो रही, कोई आपके पास लाइक वेरिएशन नहीं आ रही. ठीक है, फादर जो आपके पास आप कह सकते हो पेरेंटल और जो आपके पास ऑफस्प्रिंग, दोनों के दोनों सेल्स 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं अगर कोई म्यूटेशन वगैरह ना हो गई. ठीक है, तो ये आपके पास, और अगर वेरिएशन नहीं आ रही तो एवोल्यूशन वाला चैप्टर हम डील कर चुके हैं अच्छे तरीके से कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल. अगर वो चैप्टर नहीं देखा तो एवोल्यूशन में आप ये बात समझ आ जाएगी. रिप्रोडक्शन में आपके पास रैपिड एजिंग. अच्छा, रैपिड एजिंग होती है आपके पास, आई डोंट नो एजिंग के स्पेलिंग सही हैं या गलत हैं, अगर गलत हैं तो इसको ठीक कर लेना. अगर ड्यू टू दी रैपिड डिवीजन ऑफ सेल डिविजन्स, तो आपके पास यहाँ पे एजिंग भी तो होती है ना. मिसाल के तौर पे आप एक RBCs की फॉर एग्ज़ाम्पल होपफुली ये बात तो समझ आ गई होगी ना आपको, क्योंकि आपके पास वेरिएशन नहीं है ना, तो आपके पास रैपिड एजिंग हो रही है. ठीक है,
एग्जाम्पल आपके पास बाइनरी फिशन है, स्पोरुलेशन है, स्पोर्स बनते हैं फंजाई में, बर्डिंग फंजाई में, पार्थेनोजेनेसिस, आपके पास एपोमिक्सिस है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। आपके पास बाइनरी फिशन क्या होती है? बाइनरी फिशन में आपके पास एक ही सेल जो है आपके पास स्प्लिट हो जाता है इनटू टू सेल्स, राइट। और ये कहाँ पे होती है? ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया यही करता है, क्लोरोफिल यही करता है, राइट। आपके पास क्लोरोप्लास्ट यही करता है, आपके पास बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स यही वाली इस तरह की एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहे होते हैं। अच्छा, बाइनरी फिशन और माइटोसिस में, सिंपल माइटोसिस, क्योंकि दोनों में एक ही सेल जो है स्प्लिट हो रहा है इनटू टू सेल्स, राइट। उसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम डील करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं बाइनरी फिशन का, समझ आ गई ना। तो बाइनरी फिशन जो है आपके पास बैक्टीरिया में पार्थेनोजेनेसिस होती है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ एक अनफर्टिलाइज एग से एक एग जो कि ऑटोमेटिकली जो है नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है, राइट। इट इज़ नॉट फर्टिलाइज, जिसको आप मेरे ख्याल से ये आप हनी बी में आई थिंक यही वाला प्रोसेस देखने को मिल रहा होता है। एपोमेक्सिस इज़ द सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपके पास लाइक फर्टिलाइजेशन नहीं होती और आपके पास एक प्लांट बन जाता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपके पास रूट्स, लीव्स, स्टेम से आप नए प्लांट को ग्रो करवाते हो, जैसे कि आप पोटैटो या शुगर केन में आपको ये प्रोसेस देखने को मिल रहा होता है। अच्छा, जो बाइनरी फिशन और माइटोसिस, देखो बाइनरी फिशन और जो आपके पास सिंपल माइटोसिस है जिसमें आपके पास जो सेल में हो रही है, उन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि बाइनरी फिशन में आपके पास ये तब प्रोकैरियोट्स में हो रही है, ठीक है, ये आपके पास यूकैरियोट्स में हो रही है। प्रोकैरियोट में विदाउट न्यूक्लियस, तो विदाउट न्यूक्लियस जो प्रोसेस होगा जिसमें एक सेल स्प्लिट होगा इनटू टू, वो आपके पास बाइनरी फिशन का होगा। और विद न्यूक्लियस आपके पास जो प्रोसेस होगा उसको माइटोसिस कहते हैं। अगेन कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो जिसके बाद न्यूक्लियस नहीं है, ये आपके पास सिंपल होगा प्रोसेस, और जितना सिंपल उतना ज़्यादा फास्ट, राइट। और ये वाला आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, इसमें आपके पास स्टेजेस आ जाएंगे ना, आपके पास प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, राइट। बाइनरी फिशन में आपके पास क्रोमोसोम का क्या हाल होगा? बाइनरी फिशन में क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक सर्कुलर, याद रखना, प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल होता है ना, जबकि यूकैरियोट्स में आपके पास लीनियर डीएनए या फिर लीनियर क्रोमोसोम्स का प्रोसेस होता है। अच्छा, तो बाइनरी फिशन और इन दोनों में ये वाला प्रोसेस हो गया। तो बाइनरी फिशन क्या है? बाइनरी फिशन इस सादी जुबान में बात की है तो बाइनरी फिशन इज द स्प्लिटिंग एक बैक्टीरिया की, एक ऑर्गेनिज्म की, एक ऑर्गेनल की स्प्लिटिंग इनटू टू ऑर्गेनल्स, इनटू टू सेल्स, राइट। जबकि माइटोसिस एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेल डिवीजन, ठीक है, जो कि आपके पास होती है। अगेन जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक चीज़ जा रही होगी उतनी ज़्यादा हमें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इसकी रीज़न क्या है मैं अपने पिछले लेक्चर्स में तमाम ये बातें क्लियर कर चुका हूँ आपको। ओके, तो ये हो गया आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आपके पास गोनेड्स जो हैं आपके पास सेक्स सेल्स बनाएंगे, आपके पास मेल्स में स्पर्म, फीमेल आपके पास एग बनाएगी, राइट। जिसकी वजह से आपके पास ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही सेक्स होगा, मतलब कि वो आपके पास कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि यूनिसेक्सुअल होंगे, जैसे कि ह्यूमंस, दोनों के पास मेल जो गुनेड्स हैं वो मेल के पास होंगे, फीमेल गुनेड्स के पास होंगे, राइट। देयर आर डिफरेंट सेक्सेस, एक ही सेक्स के अंदर दोनों गुनेड्स नहीं पाए जा रहे होंगे, यूनिसेक्स, या फिर तो दोनों ही सेक्सेस एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट जैसे कहते हो, जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं। मियोसिस और जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जिसमें आपके पास फॉर्मेशन हो जाती है आइसोगेमीट्स और हेट्रोगेमीट्स। देखो मेल के पास, ये फीमेल के पास XX क्रोमोसोम्स, राइट, 23 हो पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है, उसमें जो 23rd पेयर है दैट इज़ सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट। उसमें फीमेल में आपके पास अगर डबल X आ गया तो आपके पास फीमेल में वो फीमेल होती हैं, मेल में आपके पास एक X और एक Y होता है। तो ये आपके पास जब माइटोसिस करते हैं तो इसमें आपके पास दो तरह का एक एग बन सकता है। ये एक जिसके पास इसमें एक ही तरह का एग बन रहा है, देखो ना, दोनों के पास XX क्रोमोसोम है, राइट। तो इसको कह दोगे आप आइसोगेमीट्स, सिमिलर गेमीट्स। यहाँ पर मेल दो तरह का जो है
स्पर्म बना सकता है, एक वो जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, एक वो जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, राइट, हेटेरोगेमीज। तो ये हो गया आपके पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम डील करने जा रहे हैं अपना, आगे चलते हैं, एंड वी आर गोइंग टू डील विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, और आखिर में हम डील करेंगे लाइक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अच्छा, यहाँ पर ना रिप्रोडक्शन को हम और भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसी को मैं अगर यहाँ पे डिवाइड करूँ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास दो तरह की होती है। एक आपके पास होती है इंटरनल, एक होती है आपके पास एक्सटर्नल। इंटरनल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है आपके पास? इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास, अगेन ये आपके पास, क्योंकि अभी फ़िलहाल एमटीकेट के सिलेबस में आपके पास जो किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए इस सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। बट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इंटरनल रिप्रोडक्शन में क्या है। इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन है, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, वो फीमेल बॉडी के अगर अंदर हो रहा है, राइट, तो दैट इज़ इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर वही फ्यूजन जो है, फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, किसी एक मीडियम में हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। जिसमें एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन में आपने जो किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा है, वो आपके पास ज़्यादातर इक्वेटिक एनवायरनमेंट में आपके पास एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। इंटरनल रिप्रोडक्शन आपके पास फ्लैट वर्म्स में हो रही होती है, राइट। आपके पास राउंड वर्म्स हैं, आपके पास आर्थ्रोपोड्स हैं, आपके पास मोलस्क्स हैं, राइट। तो ये जो हैं आपके पास, इनमें इंटरनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, राइट। तो बस इतना बहुत है। अगर ये भी नहीं करना तो, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया आपके सिलेबस में नहीं है, सो यू डोंट नीड टू इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं याद हो रहा तो। आगे चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अच्छा, यहाँ पर ना इंटरनल रिप्रोडक्शन में मैंने फीमेल की बात की थी कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, राइट। अच्छा, अगर इंटरनल रिप्रोडक्शन बस चाहे में अगर बॉडी के अंदर हो रहा है ना किसी ऑर्गेनिज्म की, दैट इज इंटरनल रिप्रोडक्शन, राइट। और इंटरनल रिप्रोडक्शन लाजमी नहीं है कि फीमेल में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सी हॉर्स में आपके पास मेल जो है, शायद अगर बात करूँ तो मेल इज़ द वन दैट गेट्स प्रेग्नेंट, राइट। और फीमेल जो है आपके पास अपने जो एग हैं वो एक सी हॉर्स के लाइक पाउच के अंदर ट्रांसफ़र कर देती हैं, और वहाँ पे जो है आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है। सो इंटरनल रिप्रोडक्शन इज सिंपल व्हेन द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, राइट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अनलाइक फीमेल, ज़्यादातर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं वो आपके पास क्या है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में हम जितने भी, और सबसे पहले हम ऑर्गन्स की बात करते हैं, फिर एसेसरी डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स के बाद हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हार्मोनल कंट्रोल उसका देखेंगे, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करके फिर वी विल मूव ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तमाम चीज़ों को करेंगे। तो टेस्टिस, जिसका सिंगुलर अगर टेस्टिस इज साइज ऑफ एन ऑलिव सीड्स, जो कि आगे साथ यहाँ पे मेंशन है, ऑलिव सीड्स के साइज़ के होते हैं, और इसको इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, और आपके पास जो पाउच होता है उसको स्क्रोटम कहते हो। क्यों आउटसाइड लोकेटेड होते हैं? ऑफ कोर्स ये तो बात आप बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे हो, बिकॉज दी स्पर्म एंजाइम, जो हम पढ़ चुके हैं ना एंजाइम वाले चैप्टर में, डीनेचुरेशन का असल में मतलब क्या है, राइट। वो एंजाइम वाले चैप्टर में मैं आपको सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट आपके जो छोटे छोटे हैं जो आपको पता होना चाहिए इस लेवल पे, वो मैं आपको वहाँ से डील करवा चुका हूँ। तो जो स्पर्म के जो एंजाइम्स हैं वो तमाम के तमाम वर्क करते हैं एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, राइट। और आपकी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो दैट्स व्हाई दे आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ताकि जो है ऑप्टिमल टेम्परेचर वो 35 डिग्री सेल्सियस हो सके। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है उसमें 250 to 300 लोब्यूल्स होते हैं, और हर लोब्यूल में 1 to 4 टाइटली कॉइल्ड सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का, जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। अच्छा, तो ये देखो, दिस इज ये क्या है आपके पास, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, ये आपके पास लोब्यूल ऐसा समझ लो, लोब्यूल एक कंपार्टमेंट है इनसाइड द टेस्टिस,
राइट. लोब्यूल इज़ अ कंपार्टमेंट इनसाइड योर टेस्टिस. उसी लोब्यूल में आपके पास ये जो कॉइल्ड, ये देखो नज़र आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, ये आपके पास सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स है, राइट. तो बच्चों को लगता है कि ये पूरी की पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स है. नहीं, ये स्ट्रक्चर सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं है, ये तो आपके पास लोब्यूल्स है, राइट. तो ये जो है आपके पास ये ट्यूब्स जो हैं यहाँ पे अंदर जो है, ये ट्यूब वाले स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. दिस इज सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जहाँ पर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होना है. ठीक है. इसका काम क्या होता है? ऑफ कोर्स ये आपके पास साइड होती है सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स आर द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे स्पर्म की प्रोडक्शन होती है. ये क्या प्रोसेस होता है इसको हम आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस वाली हेडिंग में इसको डील करते हैं. अच्छा, यहाँ पर ना ये फॉर एग्जांपल दिस इज द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स. तो इसके बाहर यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं, इसको कहते हो आप इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, राइट. ये सेल्स होते हैं बिटवीन द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स. ये देखो, ये दो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, तो इसके दरमियान में जो होंगे आपके पास सेल्स, वो होंगे आपके पास इंटरस्टिशियल सेल्स. और ये आपके पास सिक्रीट करते हैं हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. इसमें हार्मोनल कंट्रोल में भी हम ये बातें डिस्कस करते हैं. सर्टोली सेल्स, जिसको आप नर्व सेल्स भी कहते हो, जो कि इनसाइड द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि यहाँ पर होते हैं, राइट. ये आपके पास डिवाइड करते हैं और इन्हीं की वजह से आपके पास लाइक ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपिंग स्पर्म. तो ये था आपके पास टेस्टिस. आगे चलें, अगर एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो एसेसरी डक्ट्स में आपके पास सबसे पहले आ जाती है रेटी टेस्टिस. रेटी का क्या मतलब होता है? रेटी का मतलब होता है नेटवर्क. आप पढ़ोगे ना रेटिकुलम, रेटिकुलर सेल्स, राइट, रेटिकुलर फाइबर्स. ये रेटिकुलम का वर्ड जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है, रेटी का मतलब होता है नेटवर्क, राइट. और सेमिनोफेरस का मतलब होता है, यहाँ पर कहाँ गए या सेमिनोफेरस का मतलब होता है सीड बेरिंग या सीड कैरिंग. ठीक है, सीड कैरिंग. तो ये आपके पास जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, यहीं पे स्पर्म बन रहा है, तो ये आपके पास मेल सीड कैरिंग जो स्ट्रक्चर है उसको आप कह रहे हो. ठीक है. रेटी टेस्टिस, सबसे पहले स्पर्म जो है आपके पास ट्रांसफर होते हैं कहाँ पर? ये यहाँ पे स्पर्म बन गए तो आपके पास ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उसको आप रेटी टेस्टिस कहते हो. यहाँ से जो है नेटवर्क होती हैं, जो कि नेटवर्क ऑफ व्यूज इनसाइड द टेस्टिस, नेटवर्क ऑफ चैनल्स कह दो inside the testis that channels sperm from the straight tubule, जिसको आप tubule that collects sperm from the seminiferous tubule to efferent ducts. यहाँ पे अगर straight tubules आपको दिखाई जाए तो नज़र आ जाए, ये देखो, ये है ना, ये आपके पास straight tubules, ये आपके पास जो है, ये देख रहे हो ना, दिस इज straight tubules. यहाँ से जो है आपके पास कलेक्ट करके ये आपके पास किसको आगे देंगी? इफेरेंट डक्ट्यूल्स को. इफेरेंट डक्ट्यूल का दूसरा नाम वैस अफ्रेंशिया भी है. वैस का मतलब होता है डक, वैस का मतलब होता है डक. ठीक है. तो वो वाली डक जो कि आपके पास कनेक्ट करें रेटी टेस्टिस को विद एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं. और केपीके की बुक आई थिंक कहती है कि 10 to 20 ऑफ देम कलेक्ट एंड ट्रांसफर स्पर्म टू एपिडिडाइमस. ठीक है, टू एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस इज द लॉन्गेस्ट एसेसरी डक, जो कि 6 मीटर होती है व्हेन अनकॉइल्ड. केपीके की बुक लिखती है लॉन्ग ट्यूब दैट रेस्ट ऑन द बैक साइड ऑफ टेस्टिस. ये यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज एपिडिडाइमस. द लॉन्गेस्ट, क्वेश्चन आ जाएगी, द लॉन्गेस्ट एसेसरी डक इज एपिडिडाइमस. 3 पार्ट्स होते हैं इसके, हेड, बॉडी एंड टेल. हेड जो है इसको रिसीव करता है, बॉडी वहाँ पे जहाँ पे मैच्योर होते हैं, टेल जहाँ पे ये स्टोर होते हैं. ठीक है. तो स्पर्म जो है स्टोर होते हैं यहाँ पे, मैच्योर होते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैच्योरेशन का मतलब क्या है? स्पर्म की मैच्योरेशन का मतलब क्या है? मतलब कि आपके पास स्पर्म बन तो गए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, बट व्हाट इज मेंट बाय स्पर्म मैच्योरेशन? स्पर्म मैच्योरेशन का मतलब ये है कि स्पर्म बन तो गए हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, बट दे आर नॉट मोटाइल. तो यहाँ पे आके मोबिलिटी जो है अपनी जो है गेन करेंगे, राइट. दूसरी मैच्योरेशन का यहाँ पे मतलब होता है कि लाइक दो चीज़ें हैं ना जो स्पर्म को हर हाल में करनी चाहिए. नंबर 1 तो स्पर्म जहाँ पे रिलीज हो तो वो एग तक जो है वो जा सके, मूव करके, मोटाइल होना चाहिए स्पर्म, राइट. दूसरा, स्पर्म जब वहाँ पे एग के साथ मिल जाए तो एग के स्ट्रक्चर में आगे पास जोना फेलिसुडा, जोना रेडिएटा, उसकी लेयर्स को वो क्रॉस करके अंदर जाके फ्यूजन कर सके,
राइट, और ये फ्यूजन करने के लिए उसको लाइक पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना, वो डिज़ोल्व करना पड़ेगा एग की वॉल को। तो एग की वॉल को डिज़ोल्व कर सके, अगर ये दो काम वो कर सकता है तो वो है मैचुरेशन। और ये मैचुरेशन सिर्फ यहाँ पर नहीं होती, जब स्पर्म जो है रिलीज़ होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, राइट, तो वहाँ पर भी आपके पास कैपेसाइटेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें स्पर्म जो है मैच्योर होता है इन द फीमेल वजाइना एंड यूट्रस, ठीक है। तो वो वाला प्रोसेस भी होता है, बट यहाँ पे मैचुरेशन जो है कंप्लीट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म जब रिलीज होगा तब भी मैचुरेशन होती है। बट ये मैचुरेशन का प्रोसेस जो मेजर है वो कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे स्पर्म एटलीस्ट अपनी मोबिलिटी और जो एसेंशियल अमाइनो जो उसके एसेंशियल को एंजाइम्स हैं वो उसको लाइक उनको उनको बना रहा है, राइट, इस तरह से कह सकते हो, एबिलिटी बना रहा है अपनी कि वो डिज़ोल्व कर सके एग की वॉल को, तो वो आपके पास एपिडिडाइमस में जो है वो हासिल करता है। वैस डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट का मतलब होता है कैरिंग अवे, तो वो वाली डक जो कि एपिडिडाइमस से दूर लेके जाएगी, जिसको डक्टस डिफरेंट भी कहते हो आप, वो मस्कुलर ट्यूब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को एपिडिडाइमस से एजैकुलेटरी डक्ट से। एजैकुलेटरी डक्ट किसको कहते हैं, ये देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ स्ट्रक्चर, ये देखो, तो सबसे पहले आपके पास पीछे क्या हुआ था, अब हम वेट कर लें, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूस है, सेमिनोफेरस ट्यूब्यूस के बाद कहाँ गई थी, रेटी टेस्टिस के पास, रेटी टेस्टिस के पास कहाँ गया था आपके पास, रेटी टेस्टिस के बाद आपके पास गया था इफेरेंट डक्ट्यूल्स के पास। इफेरेंट डक्ट्यूल्स का दूसरा नाम क्या था, वैस एफरेंशिया। वैस एफरेंशिया के बाद आपके पास एपिडिडाइमस में गया था, वहाँ पर स्टोर हुआ था, वहाँ पे स्पर्म की मैच्योरेशन हुई थी, और इट वाज द लॉन्गेस्ट एक्सेसरी डक्ट। एपिडिडाइमस के बाद उसे गया था वैस डिफरेंट के पास, वैस डिफरेंट के बाद अब उसने जाना है इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये देखो दो टेस्टिस है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे टेस्टिस है, तो ये आपके पास एक टेस्टिस से आ रहा है, ये आपके पास एक टेस्टिस से आ रहा है आपके पास, जो वैस डिफरेंट है। ये आपके पास आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। जब ये सेमिनल वेसिकल की डक के साथ मिल जाता है ना वैस डिफरेंट, ये जो मिलकर इसने ये मिलकर यहाँ पे ज्वाइन करके एक डक बना ली, इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक। और ये आपके पास कितनी होती है, दो। फिर ये इजैकुलेटरी डक फिर तो यूरेथ्रा के अंदर जो है चली जाती हैं, और यूरेथ्रा से आउटसाइड योर बॉडी, ठीक है। तो वैस डिफरेंट जब ज्वाइन करता है इनटू सेमिनल वेसिकल्स की डक के साथ, तो इजैकुलेटरी डक बना देता है। दो वैस डिफरेंट, दो आपके पास इजैकुलेटरी डक बनाते हैं, जो कि एंड कहाँ पे बन रहे होते हैं, एट द प्रोस्टेट रीजन। ये देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, राइट, सिंगल ग्लैंड, तो ये आपके पास यहाँ पे हो रहा होता है। उसके बाद इजैकुलेटरी डक से बाद ऑफ कोर्स यूरेथ्रा के पास जाते हैं। यूरेथ्रा मेल में जो है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जबकि फीमेल में आपके पास 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। जस्ट इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी डील करेंगे। टर्मिनल पोर्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और इसको यूरिनो जेनिटल ट्रैक है। क्यों, क्योंकि आपके पास यूरेथ्रा सिर्फ और सिर्फ स्पर्म को सीमम को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, बल्कि वो किसको करता है, आपके पास ड्यूरिंग यूरिनेशन आपके पास यूरिन को भी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहा होता है। तो यूरिनो जेनिटल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक और एक्सक्रीटरी ट्रैक दोनों की एक ही एक्सटर्नल ओपनिंग है, दैट इज़ यूरेथ्रा। दोनों की एक ही टर्मिनल ओपनिंग है, दैट इज़ यूरेथ्रा। तो ये था आपके पास एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट, टेस्टीज एंड एसेसरी डक्ट, जो कि अभी तक हमने इसको डील किया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपको होपफुली समझ आ गई हैं, ये आपके पास रेटी टेस्टीज हैं, ये आपके पास डक्टिस इफरेंट डक्ट्स हैं, ये आपके पास एपिडिडाइमस, ये आपका एपिडिडाइमस का आपके पास, अगर मैं ऊपर वाली डायग्राम में आपको सही तरीके से दिखाऊं, बल्कि आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन में जो है आपको पास आ रहा होगा कि दिस इज़ डक, ठीक है, दिस इज़ द हेड ऑफ एपिडिडाइमस, दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ द टेल ऑफ एपिडिडाइमस, ठीक है। तो ये आपके पास 3 पार्ट हो गए एपिडिडाइमस के, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट एसेसरी डक्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यहाँ पे अगर हम डील कर लें तो ये आपके पास स्क्रोटम जो बाहर जिसको टेस्टिस से सराउंड किया हुआ है, दिस इज़ योर एपिडिडाइमस। ये आपके पास वैस डिफरेंट जा रही है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आना चाहिए, यहाँ पर ये रहा प्रोस्टेट ग्लैंड आपके पास, और यहीं पे जो है आपके पास सेमिनल वेसिकल्स होंगे, यहाँ पे जाके कंबाइन करके ये इजैकुलेटरी डक्ट को बना देंगे। कॉपुलेटरी ऑर्गन आपके पास पीनस, कॉपुलेटरी आपको जो कहते हैं, कॉपुलेटरी इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर द स्पर्म इनटू द फीमेल ड्यूरिंग मीटिंग, ठीक है। तो कॉपुलेटरी ऑर्गन ये आपके पास
स्किन ऑफ पीनस जो आपके पास लूज होती है, इलास्टिक होती है ऑफ कोर्स, ताकि एरेक्टाइल जब आपके पास ये ऑर्गन हो जाए तो आपके पास स्किन इलास्टिक होगी, तभी तो आपके पास एरेक्टाइल हो सकेगा ना। अच्छा, पीनस में कोई स्केलेटल मसल्स नहीं होते, राइट, कोई भी स्केलेटल मसल्स नहीं है आपके पास। उस इसके अगर आप एनाटमी में जब आके पढ़ोगे यहाँ पर एमबीबीएस में आके, तो आप पढ़ोगे कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इसके अंदर, राइट। ड्यूरिंग एरेक्शन जो है आपके पास ब्लड इनके अंदर फिल हो जाता है। जब वो ब्लड फिल हो जाता है तो वो इनलार्ज हो जाता है, राइट, और ये स्टिफ हो जाते हैं। और ये ब्लड कैसे फिल होगा? ब्लड आर्टरीज जो हैं वो ब्लड लेकर आ रही होती है ना टूवर्ड्स एन ऑर्गन, तो आर्टरीज डायलेट कर जाएं अगर ज़्यादा ब्लड लेकर आएँ, और वेन्स कंस्ट्रक्ट कर जाएं, कम ब्लड निकाले ही ना वहाँ से और उस ऑर्गन से निकाले ना, तो आपके पास आर्टरीज डायलेट कर जाएं, वेन्स कंस्ट्रक्शन हो जाए वेन्स की, राइट, तो आपके पास ब्लड फिल हो जाएगा और इस तरीके से आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो एरेक्ट हो जाता है। बाकी अगेन बाकी सारी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, आप आगे जाके एमबीबीएस में इसको डिटेल से पढ़ लोगे, ठीक है। अच्छा, इरेक्शन जो है आपके पास कंट्रोल होता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम से, ये बात याद रख लेना। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपके पास नर्वस सिस्टम में हमने डील किया है ना कि आपके पास सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व जो हैं वो इरेक्शन को, कॉपुलेटरी ऑर्गन की इरेक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं। लेकिन आपने ये बात याद रख लेनी कि इजैकुलेशन, राइट, जो सीवम का निकलना, इजैकुलेशन आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है, राइट। आपके पास मस्कुलर कंस्ट्रक्शंस होती हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट्स में। आपके पास वास डिफरेंट, अभी हमने डील किया ना कि वास डिफरेंट जो है मस्कुलर ट्यूब है, स्मूथ मसल से मिलकर बनी है, राइट। तो वो कंट्रैक्ट करके आपके पास ड्यूरिंग इजैकुलेशन आपके पास जो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस के लिए, तो इजैकुलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा होगा वापस? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। अब आगे चलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स की तरफ। एसेसरी डक्ट्स हमने डील कर ली, अब चलते हैं हम एसेसरी ग्लैंड्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात अपने जहन में रख लो कि जो सेक्सुअल अरोजल है ना, कि लाइक आई वांट टू हैव सेक्स, वो आपके पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, ठीक है। यही वाली बात जो भी हमने उसको डील की है। आप सेक्सुअल अरोजल कहाँ से आएगा? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम उसको ट्रिगर करेगा। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपके पास इरेक्शन होगी, लेकिन एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मीनिंग से ऑटोनॉमिक सिस्टम का कौन सा पार्ट आपके पास? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके पास ग्लैंड को करेगा कि भाई वो ग्लैंड जो है सिक्रीट कर रहे हैं आपके पास जो वास डिफरेंट के जो मस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, राइट, अगर आपके पास सीमन जो है बॉडी से निकले, राइट। तो ये वाली बातें हमने याद रख लेनी है। एसेसरी ग्लैंड्स ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव होंगे। एक्टिव कब होंगे? ये एक्टिव होंगे एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जो है एक्टिव होंगे। और ये कौन से ग्लैंड हैं? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन आप पर हमने जो है डायग्राम भी हमने ये वाली देखी है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है? जो कि डकलेस ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डकलेस ग्लैंड्स विदाउट डक। और आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है आपके पास डक वाले ग्लैंड होते हैं। ये देखो, ये डक है ना, ये इसकी डक है ना, ठीक है। तो दे आर डक ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन को आप हार्मोन्स कह रहे हो, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन एंजाइम्स हो सकते हैं, जूसेस हो सकते हैं, पेंक्रियाटिक जूस, लाइक बाइल, डिफरेंट। आपके पास सलाइवा हो सकता है। सलाइवरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी वो डक की। तो एसेसरी ग्लैंड्स में आपके पास सबसे पहले आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स ये पेयर्ड है, ये बात याद रख लीजिए, पेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल्स, सीमम क्या होता है अभी हम डील कर लेते हैं, लेकिन सीमम आपके पास, अच्छा, स्पर्म है ना, स्पर्म प्लस इन एसेसरी ग्लैंड्स की जितनी सिक्रीशंस होंगी, ये दोनों मिलाकर आपके पास सीमम बना रही होती है, ठीक है। तो स्पर्म तो आपके पास एक क्वांटिटी है उनकी, राइट। एसेसरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उसका सबसे अबंडेंट जो आपके पास कंट्रीब्यूशन है वो किसकी है? सेमिनल ग्लैंड्स की। वो एक अल्कलाइन फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। अल्कलाइन क्यों करते हैं? अभी हम डील कर लेते हैं। अल्कलाइन सिक्रीशन
इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वजाइना का, राइट, वो बफर तो करे ना, एंजाइम जो है आपके पास डैमेज ना हो जाए, एंजाइम जो है आपके पास क्योंकि एंजाइम ने मोटाइल होना चाहिए ना, एंजाइम अगर कोई भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी आ जाती है किसी भी वजह से, ठीक है, आपके पास कोई भी डीनेचरेशन की वजह से, तो जो 50 मोर देन 50% ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन जो होती है ना आपके पास, वो जिसको मिस कैरेज आप कह रहे होते हो, वो आपके पास ड्यू टू क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होती है। तो उसको कब होगी, जब आपके पास ऑफकोर्स सही तरीके से आपके पास स्पर्म में कोई डिफेक्ट आ गया, एग में कोई डिफेक्ट आ गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन आपके पास कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास अल्लाह पाक ने डिफरेंट लाइक तरीका रखा हुआ है ना उसका। अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी बड़ी खूबसूरत बनाई है, एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन, एवरीथिंग इज़ फाइन ट्यून अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी बनाई है। वही है ना, वी आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दिस मैक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, फाइन बॉडी, फाइन, एक्सट्रीमली फाइन, बट उसकी आंख देखने वाली होनी चाहिए कि यार मैं, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरती बनाई है, ब्यूटी बनाई है, मैं उसको देखूँ भी तो सही, उसको एंजॉय भी करूँ। ज़ाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, हो देखना हो तो दीदाए वाह करे कोई। तो ये बातें आपने ये अल्कलाइन सेक्रेशंस क्यों है, हर चीज़ की रीज़न अल्कलाइन सेक्रेशन इसलिए क्योंकि उसने बफर प्रोवाइड करना है फॉर दी वजाइना। आपके पास लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, अगर यहाँ पे अगर दिखाया जाए तो दिस इज़ ब्लैडर, इसके बेस पे जो है आपके पास सेमिनल ग्लैंड वेसिकल्स मौजूद हैं, और इसकी सिक्रीशन में आपके पास फ्रुक्टोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाता है, अब्सॉर्बिक एसिड आ जाता है, विटामिन सी मतलब कि, और आपके पास वेसिकुलेज एंजाइम आता है। अच्छा, सबसे पहले फ्रुक्टोज क्यों, फ्रुक्टोज नंबर 1 इसलिए, ग्लूकोज इसलिए नहीं क्योंकि स्पर्म जो है आपके पास सिर्फ स्पर्म जो है ग्लूकोज से एनर्जी एफिशिएंटली नहीं हासिल कर सकते, तो फ्रुक्टोज से हासिल करेंगे, कीटो शुगर से करेंगे। नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर फ्रुक्टोज जो है वो एक कीटो शुगर है, और एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द मोस्ट द स्वीटेस्ट शुगर ऑफ आवर यूनिवर्स, राइट। तो ये मोनोसेक्राइड है, कीटो शुगर है, और हमने ग्लाइकोलिसिस में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में बात डिस्कस की थी, और मैंने आपको वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई वहाँ पर क्यों जो है आपके पास कीटो शुगर को कन्वर्ट करना पड़ा इनटू अल्डो शुगर, राइट। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो कीटो शुगर है वो जो है सही तरीके से काम करेगी, अल्डो शुगर नहीं करेगी। हालांकि स्पर्म ने भी क्या करनी है, ग्लाइकोलिसिस में कीटो शुगर हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू अल्डो शुगर, राइट। तो क्या स्पर्म का कोई जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो डिफरेंट है, या स्पर्म क्या कर क्या रहा है? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि आपने अगर तो बाकी सारे लेक्चर्स लिए हैं तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि इस तरह से आप जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपके अंदर। देखो, ग्लाइकोलिसिस में एंजाइम मशीनरी जो है ना, ये बात याद रख लेनी, ग्लाइकोलिसिस में जो एंजाइम की मशीनरी है, राइट, उसको ग्लूकोज रिक्वायर्ड नहीं है, राइट, कि ग्लूकोज उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि भाई वो अल्डो शुगर में ही फाइनल यूजेबल फॉर्म में आएगी। उसको ये चाहिए कि जो शुगर है वो आपके पास ग्लाइकोलिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें जो है वो कन्वर्ट हो जाए। अगर वो कन्वर्जन कर रही है देन इट्स गुड, क्योंकि आप एनर्जी जो हासिल कर लोगे। अब यहाँ पर जो है ना फ्रुक्टोज क्यों यूज़ है, नंबर 1, स्पर्म के पास एंजाइम मौजूद हैं जो कि फ्रुक्टोज को ग्लाइकोलिक इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई फ्रुक्टोज, ठीक है। आम सेल के पास, आम सेल ये नहीं करेगा, ये एनर्जी एफिशिएंट होगी इसकी वजह से, क्योंकि फ्रुक्टोज जल्दी से मेटाबोलाइज हो रहा है, तो क्विकली जो है एटीपी जो है प्रोड्यूस होगी फॉर द फ्लैजेलम, स्पर्म का जो है फ्लैजेला, और वो मोटाइल होके मूव करेगा। क्या एडवांटेज होगी, सेमिनल वेसिकल एक्टिवली फ्रुक्टोज को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ईजिली अवेलेबल होगा स्वीमम में, और ये मेंटेन हो सकेगा हाई कंसनट्रेशन में, राइट। सो दीज आर दी सम रीजंस। बाकी आग रीजंस आग जाके आग लगा देना, ठीक है, एमबीबीएस में आके इसकी रीजंस की आग लगा देना, बट इतना बहुत है, क्योंकि एमडी कैट में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आना कि भाई ऐसा क्यों है, राइट। आपको तो बस एमडी कैट में ज़्यादातर 90% जो है क्रैमिंग बेस ही एमसीक्यूज आता है, बट आपको वो वही कहता है ना, जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, आपको आंख वाली देखने वाली होगी आंख, तब अल्लाह ताला की नेमतों को भी आप देख सकोगे कि एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्ट। अब स्वाभाविक कैसे, बल्कि वो आंख जो है ना वो सही भी होनी चाहिए, राइट, बिकॉज ये बड़ा डीप क्वेश्चन भी है कि लाइक आप खुद सोचते हो ना कि यार
हम जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इतना पढ़ा, राइट, जो कि इनके पास इतना सारा इल्म है, वो चीज़ को उनकी लाइक माइक्रो नैनो लेवल पे देख सकते हैं कि भाई नैनो लेवल पे कहाँ क्या काम हो रहा है, राइट। तो यही बात जो उन्होंने की थी ना, रिचर्ड फाइमन ने क्या कहा था? रिचर्ड फाइमन ने ये कहा था कि लाइक उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या ख्याल है एक एक पोइट में और एक साइंटिस्ट में क्या फ़र्क है? एक जो शायर है, एक जो लवर है और एक साइंटिस्ट। उन्होंने बड़ा खूबसूरत आंसर दिया था। अगेन मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा। उन्होंने कहा था एक बंदा फूल को देख रहा है ना, फॉर एग्जांपल फूल को, एक पोइट उस फूल के बारे में पूरी की पूरी पोइम लिख देगा और उस फूल की मदद से कनेक्ट करेगा इन जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, मिसाल के तौर पर उसी फूल के बारे में, फूल को कनेक्ट करके दे देगा कि भाई देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, इसका कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए, या देखो इस फूल जो है इस ये भी मुरझा के ये भी ख़त्म हो जाता है, खूबसूरती फिर टेम्परेरी होती है, राइट। इस तरह का वो भी मैसेज निकाल सकता है। जबकि एक साइंटिस्ट भी उस फूल को देखेगा, लेकिन वो शायद वो उस पोइटिक अंदाज में उसको बयान ना करेगा, या पोइटिक अंदाज में वो देखे ना उसको, लेकिन उसको वो किस अंदाज से देखे, उसको नज़र आ रहा होगा कि भाई इस फूल के अंदर जो सेल है, उस सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर किस तरीके से एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, वो उसको देख रहा होगा। तो दोनों की देखने वाली खूबसूरती को देखने वाली जो आँख है वो डिफरेंट है, राइट। तो लाइक लेकिन आँख है तो सही ना, कैसे आँख? क्योंकि नॉलेज है, राइट। दैट्स व्हाई द नॉलेज इज पावर। एब्सॉर्बिक एसिड क्यों होना चाहिए? एब्सॉर्बिक एसिड आपके पास विटामिन सी, ये एंटीऑक्सीडेंट है, राइट, और ये प्रोटेक्ट करेगा एंजाइम को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेशन से बचाएगा। ये आपके पास जो एंजाइम आपके पास होते हैं डिफरेंट वेसिकुलेज एंजाइम, वो आपके पास क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि वो कोएजुलेशन करते हैं। सीमम जाहिर सी बात है ना, अगर एक जगह पे रहेगा तभी तो इजीली जो लाइक ड्यूरिंग मेटिंग प्रोसेस वो ट्रांसफ़र हो सकेगा ना। अगर वो लाइक लिक्विड की तरह फैलेगा बहुत जल्दी, राइट, तो फिर वो लाइक जो ड्यूरिंग इंटर कोर्स वो सही तरीके से आपके पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा फ्रॉम द कॉपुलेटरी ऑर्गन इनटू द फीमेल बॉडी, राइट। तो वो थिक होना चाहिए। तो इसको आपके पास ये डिफरेंट एंजाइम जो है उसको उसकी क्लम्पिंग करके लाइक उसको थिक कर देता है, राइट। तो ये आपके पास सीमम को थिक कौन करता है? एमसीक्यूज आप यहाँ पे क्या बन सकते हैं? सीमम को थिक करने वाले एंजाइम कौन से ग्लैंड क्रिएट कर रहा है आपके पास सेमिनल वेसिकल्स। यहाँ पे क्रिएटिविटी बेस्ड एमसीक्यूज बना सकता हूँ मैं। यहाँ पे बता दूंगा कि भाई एक पेशेंट, मैं लंबी सारी स्टेटमेंट बताऊंगा, क्लिनिकल सिनेरियो कि भाई मेरा एक पेशेंट आया है, उसको जो है ये मसला है, राइट, और उसकी ये मैं पूरी हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ। पूरी हिस्ट्री बयान करने के बाद मैं उसको कह दिया कि भाई आपके पास, जब मैंने उसका सीम एनालाइज़ किया तो मुझे लगा कि भाई ये जो है लाइक थिक नहीं है, तो बताओ किस ग्लैंड में जो है, मैं एक कंक्लूजन में पहुंचा कि भाई कोई एसेसरी ग्लैंड है जो कि हो सकता है डैमेज हो, कोई वो मॉल फंक्शन हो उसका, तो बताओ कौन सा ग्लैंड होगा। लंबी सारी स्टेटमेंट करके सादा ज़ुबान में एक सेमिनल ग्लैंड को आप ट्रिक लगाओगे, ठीक है। अच्छा, वेसिकल और एक ग्लैंड में क्या फ़र्क है? मैं मतलब कि कह रहा हूँ आगे जब ग्लैंड आ रहा है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तो ग्लैंड में और एक वेसिकल में क्या फ़र्क है? सेमिनल वेसिकल को वेसिकल में क्यों कह रहा हूँ? देखो वेसिकल होता है एक सैक लाइक ऑर्गन, और ग्लैंड एक होता है एक लाइक ग्लैंड की ना, जो जो ये एपिथेलियम है ना, फॉर एग्जांपल, इसी एपिथेलियम की इन्वेजिनेशन हो जाए तो ये ग्लैंड बन जाता है। तो अगर एक सैक लाइक आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी वेसिकल, ठीक है। तो आपके पास सादी जुबान में ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वर्ड में आप ये याद रख लो कि ग्लैंड एक ना जनरल टर्म है। ग्लैंड इज एन एनी ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट सब्सटेंसेस, चीज़ों को सिक्रीट कर रहा है और उसको प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ ग्लैंड। फ्लूइड, एंजाइम, हार्मोन्स, दैट इज़ ग्लैंड, ठीक है। सेमिनल वेसिकल भी कह सकते हो, सेमिनल ग्लैंड भी कह सकते हो, बोथ आर करेक्ट। अच्छा, ग्लैंड की ही आप मज़ीद फिर आगे क्लासिफिकेशन करते हो, ऑफ कोर्स उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसी क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बेस पे ग्लैंड का स्ट्रक्चर किस तरह से, तो आप उसको डिफरेंट स्पेशल नाम दे देते हो।
तो सेमिनल वेसिकल भी ठीक है, सेमिनल वेसिकल भी ठीक है। वेसिकल उसको क्यों कह रहे हैं, वेसिकल हम कह रहे हैं उसके सैक लाइक, उसकी थैली लाइक स्ट्रक्चर थे, देखो ना, बोरी लाइक कह लो, थैली लाइक कह लो, उसके थैली लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर की बेस पे उसको वेसिकल कह रहे हो, राइट। सेमिनल वेसिकल्स और ग्लैंड में ये आपके पास डिफरेंस है। तो ग्लैंड इज़ अ जनरल टर्म, सैक इज़ अ स्पेशलाइज्ड टर्म, इस तरह से आप कर सकते हो। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगुलर ग्लैंड, सिंगल ग्लैंड है ये, कम से कम बड़ा इंपॉर्टेंट आ सकता है यहाँ पे। कौन सा ग्लैंड जो है वो जो है वो आपके पास सिंगल है, ठीक है, आपकी तरह। प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, अगेन ऊपर डायग्राम में हम देख चुके हैं, वॉलनट शेप का होता है। अच्छा, वॉलनट शेप का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ना कि भाई चीज़ों को रिलेट करना है ना, चीज़ों को आपने याद रखना है कि भाई आप जितने भी चीज़ जो शेप्स हैं उस सबको कंपाइल कर लो। जैसे कि आपने पढ़ा है, अभी अभी आपने पढ़ा है ओवरी, अब बल्कि ओवरी के बारे में पढ़ा है। टेस्टीज किसके हैं, टेस्टीज आर द साइज ऑफ ऑलिव सीड्स। एक पेज बनाओ, पेज को बताओ डिफरेंट साइजेस ऑफ ऑर्गन्स, वहाँ पे लिखो टेस्टीज आर साइज ऑफ ऑलिव सीड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड आर साइज ऑफ वॉलनट साइज के होते हैं। अच्छा, आपके पास कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड के बारे में आप कह दोगे भाई कॉपर्स ग्लैंड आगे आ रहा है कि भाई वो पी शेप के होते हैं, राइट। आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस आर हॉर्न शेप, ठीक है। अमेगडाला के बारे में पढ़ा आर दे आर आलमंड शेप, ठीक है। आपने ये लाइक यूट्रस के बारे में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, दे आर इन्वर्टेड नाशपाती पियर शेप, राइट। किडनी के बारे में आपने होम्योसिस्टम में पढ़ा था, दे आर बीन शेप। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आप पढ़ चुके, दे आर पिरामिडल शेप। इन सबको एक पेज में लिखो, तब जाके आपको चीज़ें याद होंगी, वरना ऐसी चीज़ें याद नहीं होती है यार। सिंगल वॉलनट शेप के होता है, अखरोट शेप के। इट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रा, और सराउंड करते हैं प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा को। ये देखो, ये जो है दोनों जो है इसको सराउंड किया हुआ है, स्क्रीट करते हैं मिल्की स्लाइटली अल्कलाइन, अगेन अल्कलाइन की रीजन मैं दे चुका हूँ, दैट गिव्स सीमम इट्स मिल्की अपीयरेंस। मिल्की अपीयरेंस किसकी वजह से, आपके पास कौन से ग्लैंड की वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से। प्रोस्टैटिक सेक्रेशन में आपके पास सिट्रेट आ जाता है, जो कि एक न्यूट्रिएंट सोर्स है, राइट। सिट्रेट है ना, क्रेब्स साइकिल में आपके पास वही जो आपके पास इंटरमीडिएट है, जो कि क्रेब्स साइकिल में आप यूज़ करोगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हम पढ़ चुके हैं। इंजाइम मौजूद होता है हेलारोनॉनिडेज, या आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के hyaluronic एसिड को जो है डाइजेस्ट करेगा, राइट। और इट इज़ दिस एंजाइम इज़ वेरी एसेंशियल जब आपके पास कोरोना रेडिएटा की लेयर को जब उसने क्रॉस करना है स्पर्म में, राइट। इतने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट नाम याद रख लो, दैट्स इनफ। सिक्रीशन जो है आपके पास जिंक भी कंटेन करती है, कैल्शियम भी कंटेन करती है। ये जिंक एंड कैल्शियम अगेन देयर एक्ट लाइक एक्टिवेटर्स, राइट, एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हांस करेंगे और इंक्रीज़ कर ये अगेन एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, इन्हांस होगी, तो स्पर्म की मोबिलिटी जो है वो भी उसी हिसाब से इफेक्ट होगी, वो भी उस हिसाब से इन्हांस होगी, राइट। आगे आ जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अच्छा, कॉपर्स ग्लैंड है साइंटिस्ट के नाम पे, बल्बो यूरेथ्रल उसकी लोकेशन के बेस पे, ठीक है। ये भी पेयर्ड होता है, पी साइज़ का है, राइट, पी शेप का, पी साइज़ का, ये इतना पी मटर के शेप का है। लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ यूरेथ्रा बिलो द प्रोस्टेट के नीचे आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होना चाहिए, यहाँ पर होगा, ये देखो, ये आपके पास हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ये यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो हैं पेड़ जो हैं बैठे पड़े हुए होंगे, ठीक है। किधर गया, हाँ, दे secrete a clear alkaline slippery fluid, राइट, और लुब्रिकेट करते हैं यूरेथ्रा को। अच्छा, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज meant बाय लुब्रिकेटिंग द यूरेथ्रा। इसका मतलब ये है कि देखो, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ना, वो एक म्यूकस लाइक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, इसको प्री एजैकुलेट कर देते हैं, मीनिंग से विदाउट बिफोर एजैकुलेशन, ठीक है। ये म्यूकस लाइक फ्लूइड जो है वो आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट को, आपके पास यूरेथ्रा को स्लिपरी बना देता है, क्योंकि स्पर्म ने सीमन ने गुजरना है ना, जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन कम होगी उतनी ईजिली जो है वो आपकी बॉडी से जो है इजैकुलेट करेगा, राइट। तो उसके लिए आपके पास ये लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स प्री इजैकुलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एसिडिक इन्वायरमेंट दैट इज़ इन द यूरेथ्रा, अगेन लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। प्रिपेयर द यूरेथ्रा फॉर फेस पैसेज, अगेन न्यूट्रलाइज, वहीं लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर यूरेथ्रा आफ्टर इजैकुलेशन के बाद क्लियर यूरेथ्रा, उसका काम क्या है, बल्बो यूरेथ्रा, तो ये वाली बातें भी आपने याद रख लेनी है।
राइट। अब इन्हीं ग्लैंड की सिक्रीशन में आपके पास जो सीमम बन गया, स्पर्म और जो एसेसरी ग्लैंड की जितनी सिक्रीशंस हैं उन सबको मिलाकर आप सीमम कह देते हो। सीमम, सेमिनल वेसिकल्स इसमें सबसे ज़्यादा जो है अबंडेंट है, तो इसी से नाम आपके पास सीमम भी बन गया। और आपके पास इसमें स्पर्म जो है 5 to 10% होते हैं, और सबसे ज़्यादा अबंडेंट आपके पास सेमिनल फ्लूइड होता है। 1 ml ऑफ स्पर्म में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 to 150 मिलियन स्पर्म होते हैं, और ड्यूरिंग इजैकुलेशन 2 से 5 ml ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज़ होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन जो टोटल नंबर ऑफ स्पर्म जो इजैकुलेट हो निकलते हैं पर इजैकुलेशन, वो 200 से 400 मिलियन पर स्पर्म पर इजैकुलेशन होगा, ठीक है, ऑन एवरेज। और आपके पास 100 मिलियन स्पर्म जो है प्रोड्यूस होते हैं पर डे के हिसाब से, राइट। तो ये आ गया आपके पास सीमा। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना किधर गया, हाँ, 2 to 5 ml ऑफ सीमम इज प्रोड्यूस पर डे। मैं आपको बता चुका हूँ कि एमडी कैड में, MBBS में, किसी भी हायर स्टडीज़ में द बेस्ट वे टू स्टडी इज़ टू रिलेट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को रिलेट करना सीखो। आपने जो है इतना जो है रिलीज़ होता है पर इजैकुलेशन। डाइजेशन वाले चैप्टर में, फॉर एग्जांपल डाइजेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि स्टमक भी जो है गॉस्ट्रिक एसिड को स्ट्रीट कर रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि भाई कितना जो है पर मील के हिसाब से कितना गॉस्ट्रिक एसिड स्ट्रीट होता है। आपने पढ़ा है कि भाई 400 to 800 ml ऑफ गॉस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड पर मील, राइट। तो ये वाली बातें आपने रिलेट करनी है ना, कि भाई पर मील के लिहाज से, पर इजैकुलेट के हिसाब से इतना सीमम प्रोड्यूस हो रहा है, पर मील के लिहाज से इतना गॉस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये वाली चीज़ें, क्योंकि यही MBBS में MD कैड में ये रट्टे वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस जितना अच्छा रट्टा होगा उतना ज़्यादा अफसोस की बात है, बट ऐसा ही है। स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम इसको बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, स्पर्म के 3 इसके जो है स्ट्रक्चर आपके पास बना दूँगा मैं। 3 आपके पास हेड है, आपके पास बॉडी है, एंड यू हैव टेल। स्पर्म के कितने स्ट्रक्चर हो गए? 3। क्योंकि इसको इतना बड़ा बनाने की यार ज़रूरत ही नहीं है, छोटा सा बनाते हैं, छोटा सा। क्यों? एक मिनट, यहाँ से बनाते हैं। जो MD कैड में आपके पास जो सिलेबस में हिस्सा है ना, उस सिलेबस को बस अच्छे तरीके से करो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि लाइक वो जो है फार्म डी की बुक से जो है उन्होंने क्वेश्चन पूछा था एक। फार्म डी की बुक्स यार, अब इतने सारी, अब आप बायो वो सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना मर्ज़ी पढ़ना चाहो उतना मर्ज़ी पढ़ सकते हो, इसमें क्या है। आप गाइटन हॉल MBBS की बुक्स उठा लो, आप जो है सतिया उठा लो, आप जो है BD चौरासिया एनाटमी उठा के उसके पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ लोगे, राइट, लेकिन समझ नहीं आएगी और ज़रूर फ़ायदा भी नहीं होगा उसका। तो जितना सिलेबस में उतना पढ़ो, आगे आके जितना पढ़ना हुआ इंशाल्लाह पढ़ लेना। तो ये आपके पास क्या है? दिस इज़ योर हेड, दिस इज़ योर बॉडी, एंड दिस होल पार्ट इज़ योर टेल। हेड की बात करूँ तो हेड में आपके पास ये आउटर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप कहते हो ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपके पास, क्या नाम दे रहे हो आप इसको? आप इसको कह रहे हो एक्रोसोम। एक्रोसोम, अच्छा, ये लाइसोजाइम लाइक है, और इसको कौन बना रहा है? गोल्जी। तो ये बात याद रखनी है, लाइसोजाइम लाइक इसके पास, लाइक क्योंकि इसके पास एंजाइम्स है डिफरेंट जो कि आपके पास ड्यूरिंग मैंने बात की थी मैच्योरेशन में आपके पास स्पर्म मस्ट बी एबल टू पेनिट्रेट थ्रू दी एग वॉल्स, ठीक है, जोना पर जो डिफरेंट आपके पास लेयर्स हैं उसको क्रॉस करना है स्पर्म ने, तो उसके लिए एंजाइम उसको चाहिए, वो एंजाइम आपके पास एक्रोसोम में आगे जो है मौजूद है। वो अकबर लाइसोसोमल ये स्ट्रक्चर आप इसको क्या लोगे, एक्रोसोम को लाइसोसोमल, बिकॉज इट हैड डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और गोल्जी ऑपरेटर्स ने ऑफ कोर्स इसको बनाया होगा। अंदर जो है एग में आपके पास आ जाता है न्यूक्लियस, एग का न्यूक्लियस, द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपके पास हो जाएगा न्यूक्लियस।
हेड की अगर साइज़ की बात कर लूँ तो ये 2.5 माइक्रोमीटर होता है, आई थिंक बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ। इसके पास लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, लिटिल साइटोप्लाज्म, ठीक है। और क्योंकि साइटोप्लाज्म कम क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स लार्ज इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी नेक रीजन है उसका, ये वाला जो है आपके पास नेक रीजन आ जाएगा। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी में आपके पास ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, ये बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं। और नेक वाले रीजन में ना, यहाँ पे बात मैंने मिस कर दी, नेक वाले रीजन में ही आपके पास सेंट्रियोज होता है, सेंट्रियोज पेयर्ड होता है। सेंट्रियोज आपके पास कहाँ पे मौजूद है, नेक वाले रीजन में, ठीक है। तो बॉडी में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। और ये आपके पास टेर्मिनल पोर्शन होता है, राइट, इसको आप एनुलस कह देते हो। एक मिनट डिफरेंट कर यूज़ कर लें। अब अगेन ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास किसी बुक में किसी डायग्राम में लिखा होगा, इसलिए मैं जो है एनुलस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दैट इज़ द टर्मिनल डिस्क, ताकि अगर किसी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। और ये आपके पास सारी की सारी टेल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ना जो बातें आपने याद रखनी है कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जा रहा है, लाइक हेड में क्या है, बॉडी में क्या है, तो ये वाली बस चीज़ें आपने जो याद रख लेनी है। हेड की जो डायमेंशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ना, ये आपके पास एग है, ये आपके पास स्पर्म है, ये दोनों जब बलते हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेड ही एंटर करता है, ये बात याद रख लेंगे। एग को हेड ही इंटर करेगा, या फिर तो बॉडी और टेल बाहर रह जाती है। और अगर बॉडी और टेल अगर पेनिट्रेट करके आ भी जाती है ना, उस ओवम में इंटर कर जाती है, तब भी जो उसकी बॉडी है वो डीजनरेट कर जाती है और सिर्फ हेड ही बाकी रहता है, राइट। क्योंकि आपने पास प्रो न्यूक्लियस बनना है, प्रो फेज होता है सारा का सारा, और उसके बाद आपके पास फर्टिलाइजेशन होती है। तो लाइक मीनिंग टू से जो द इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल स्क्रैच से आप नहीं बना सकते, ठीक है। आप डी नोवा सिंथेसिस नहीं कर सकते, मीनिंग से बिल्कुल एंड प्रोडक्ट से, एंड जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग प्रिकर्सर है, उससे आप नहीं बना सकते, ठीक है। आपको प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए जो बाइनरी फिशन से आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया को रेप्लिकेशन करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को बनाएगा। तो अगर स्पर्म से आपके पास बॉडी उसका रीजन जो है डिजेनरेट कर रहा है और टेल डिजेनरेट कर रही है, मीनिंग टू से एक जब जाइगोट बनेगा तो उसमें जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो मैटरनल होंगे। और मेरी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो कहाँ से आएंगे, मैटरनल आएंगे ना, राइट। मेरी माँ से जो है मुझे जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो माँ से आए, राइट। और इसमें बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है। अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ें सवाल होता है ना, अल्लाह पाक ने औरत को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत। अल्लाह ताला ने यार औरत को कहा है कि बेटी पैदा होती है तो लाइक वो रहमत होती है। बेटे के बारे में ये नहीं हुआ, रहमत इतनी बड़ी बात है यार, इतनी बड़ी बात है, इट्स एक्सट्रीमली ह्यूज, एक्सट्रीमली ह्यूज, ठीक है। रहमत बहुत बड़ी बात है, रहमत बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर जो है ना, अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूँ, मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बात करूँगा इन अ सेपरेट वीडियो, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसमें अल्लाह ताला ने इस स्ट्रक्चर में जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल अल्लाह ताला ने बताई हुई है। अच्छा खैर, तो टेल में आपके पास टेल किस तरह से मूवमेंट कर रहा होगा, आपके पास टेल में आपके पास एक्सियल फिलामेंट्स होंगे, आपके पास एक्सोमीन होंगे, आपके पास जो उसका माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे ना। अब इस टेल वाले सारे स्ट्रक्चर में अगर आपके सेल वाले चैप्टर में आपके पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और फ्लैजेला होता तब हम डील कर लेते हैं, बट कोई आपको सिलेबस में नहीं है तो अब हम इसके बारे में डील नहीं करेंगे। तो ये था आपके पास स्पर्म का सारा स्ट्रक्चर, जो कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो कि आपको पता होना चाहिए। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो हार्मोनल कंट्रोल में ना सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऊपर ही बल्कि सादा सवाल देता हूँ। FSH, LH एंड टेस्टोस्टेरोन, ये जो हैं प्राइमरी हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, किसको सिक्रीट करेगा, रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ करेगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर्स या रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट कर देगा। ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास,
हाइपोथैलेमो हाइपोफिजिकल पोर्टल सिस्टम की मदद से डिफरेंट वेन्स की मदद से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी फिर आपके पास दो चीज़ें, दो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स को सीक्रेट करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूचिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को क्यों कह रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे वहीं पर, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्यों कहते हैं और ल्यूचिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूचिनाइजिंग हार्मोन क्यों कहते हैं, ये दोनों, इन दोनों का मतलब आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में आपको समझ आएगा। लेकिन LH को आप क्या कहते हो? LH के लिए आपके पास इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप इसको ये भी LH को ये भी नाम दे रहे थे, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि LH यहीं से नाम पता लग गया, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप इसको, इंटरस्टिशियल सेल्स कौन से हैं? लेडिक सेल्स। वहाँ पर जाके उनको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, उनको जाके एक्टिवेट करेगा और वो आपके पास टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज करेगा, राइट। और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवाएगा आगे? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन वाले प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा। FSH बाकी दोनों सेल्स रहेंगे, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स से आपके पास ये अगेंस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और अगर लाइक रोकनी है स्पर्मेटोजेनेसिस तो सर्टोली सेल्स ही आपके पास एक और हार्मोन इनहिबिन को सिक्रीट करते हैं। ये इनहिबिन जाता है और जाके इंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट कर देगा, ठीक है, इंटीरियर पिट्यूटरी को जाके इनहिबिट कर देगा। टेस्टोस्टेरोन, अच्छा टेस्टोस्टेरोन जब रिलीज होता है ना, टेस्टोस्टेरोन आपके पास FSH और LH को इनहिबिट कर देता है। तो टेस्टोस्टेरोन भी जाके मतलब कि हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करेगा और इंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करता है। तो ये भी आपने याद रख लिया। तो ये कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी है ना, कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इनहिबिन एंड टेस्टोस्टेरोन जो है इसको कंट्रोल कर रहा है। तो यही रिलीज़ करता है इंटीरियर पिट्यूटरी, LH जो है इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होके FSH रिलीज़ होके प्रमोट करता है टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को। और टेस्टोस्टेरोन फिर जब रिलीज़ होता है इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है जो इनहिबिट कर देता है FSH प्रोडक्शन को इन इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सर्टोली सेल्स और जो लेडिक सेल्स है ना, दे आर नेम बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर देम या हु वर्क ऑन देम। फॉर एग्जांपल लेडिक सेल्स को आप फ्रांस लेडिक ने जो है आपके पास इनको नेम दिया था। सर्टोली सेल्स को आपके पास एनरिको सर्टोली ने इनको नाम दिया था। तो यही इसी तरीके से नाम इनको पड़ गया। कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इट्स इन KP बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक, क्योंकि हम हर चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं अगेन कुछ लेक्चर से क्योंकि लाइक मेरा भी स्केड्यूल जो है थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, तो मैं उसको जो है ऊपर जो सबसे पहले हमने की बनाई हुई थी, की मैंने आपको दिखाई थी जो कि हर लेक्चर के सामने होती है, ये वाली की, ये की के हिसाब से मैं डिवीजन नहीं कर रहा, बट क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्केड्यूल जो है वो आजकल हेक्टिक है, बट स्टिल चीज़ें हर एक चीज़ होती हैं। तो एजोस्पर्मिया इट इज़ ए कंडीशन जिसमें आपके पास मेल इनफर्टिलिटी होती है ना, मेल इनफर्टिलिटी सादी ज़ुबान में नॉट एबल टू प्रेग्नेंट ना होना, राइट, इस तरह से करें, फर्टिलाइजेशन ना होना। ये की वो कब हो सकता है आपके पास? या फिर तो मेल में अगर बात की तो मेल में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं कि भाई मेल में जो है, क्योंकि सीमम में आपके पास स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो। स्पर्म काउंट होनी चाहिए 20 to 50 बिलियन पर माइक्रोलीटर तो एटलीस्ट हो, ताकि जो है उसको आप उस मेल को आप फर्टाइल कह रहे होते हो, राइट। बट अगर उससे कम है तो आप उसको इनफर्टाइल करोगे मेल को। तो एजोस्पर्मिया वो वाली कंडीशन जिसमें जो है कोई भी स्पर्म ना हो, कोई भी स्पर्म ना हो, उसको एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया वो वाली कंडीशन मेल इनफर्टिलिटी की जिसमें कम स्पर्म हो, मीनिंग से 20 मिलियन पर माइक्रोलीटर से कम अगर स्पर्म है, दैट इज एजोस्पर्मिया। स्पर्म डिफॉर्मिटी हो, मतलब कि आपने अभी हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर डील किया ना, डिफरेंस आ सकता है। बॉडी हो ही ना, बॉडी नहीं होगी तो स्पर्म जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। टेल जो है वो है लेकिन बहुत ही बड़ी हो, अगर टेल है तो बहुत छोटी है, अगर हेड जो है वो बहुत बड़ा है, टेल जो है बहुत छोटी है। ये डिफरेंट स्पर्म जो है डिफॉर्मिटीज़ हैं जो कि आ सकती हैं, देखने को मिलती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है जिसमें बॉडी का आपका इम्यून सिस्टम जो है जो आपके पास जो गुनेड्स हैं या फिर जो स्पर्म जो है उसको डिस्ट्रॉय करना जो है स्टार्ट करता है, दैट इज़ अगेन अनदर रीज़न ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। आगे चलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। अच्छा, स्पर्मेट होता क्या है, इसको ना मैं यहाँ से आपको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास
टाइप 1 टाइप 2 भी आ जाएगा यहाँ पर। चलो यहाँ पे यहीं पे पढ़ते हैं। ये देखो, ये जो है फॉर एग्जांपल आपके पास सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल का एक डाइसेक्शन है मैंने लिए। ये देखो, ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल जा रहे थे, मैंने यहाँ से कट किया और मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ से इस तरह से, मुझे ऊपर से मैं देख रहा हूँ और मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है। ये बाहर जो है, बाहर आपके पास कौन से सेल्स होंगे? बाहर आपके पास होंगे लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेंगे। अंदर आपके पास क्या होते हैं? अंदर आपके पास ये वाले सेल्स जो कि आगे जाके इसने स्पर्म को बनाना है। ये सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स की क्या है? बेसल लैमिना है, उसकी बेस में मेम्ब्रेन है। अच्छा, यही वाली जो बेस में मेम्ब्रेन है ना, यही जो है आपके पास लाइक इसी से ही आपके पास सेल्स बनते हैं जिनको आप कहते हो, जो कि बेसल लैमिना के करीब होते हैं। उसको कहते हैं स्पर्मेटोजोनियम। स्पर्मेटोगोनियम। तो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया क्या है? आपके पास स्पर्मेटोगोनिया आर दी आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये किसके बनाते हैं? एपिथेलियल वॉल को बनाते हैं, जिसको आप जर्मिनल एपिथेलियम में कहते हो। सो दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल्स हैं क्योंकि ये डिवाइड करेंगे माइटोसिस के ज़रिए से, और आपके पास दो तरह की सेल्स बनाते हैं। जो डिवाइड करते हैं ना, ये वाले सेल्स डिवाइड करेंगे और दो तरह के सेल्स बनाएंगे। आपके पास टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए वो जो है वो बेसल लैमिना के करीब करीब रहेंगे और वो मेंटेन रखेंगे स्टेम पूल को, ताकि जो है मज़ीद जो है स्पर्मेटोगोनिया बने, और मज़ीद जो है स्पर्मेटोगोनिया ने भी तो डिवाइड करना है ना। तो वो वाले सेल्स जो कि बेसल लैमिना के करीब करीब रहेंगे, और वो वाले सेल्स जो कि एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे और स्पर्म को बनाएंगे, दैट विल बी टाइप बी सेल्स। ये किस तरह से करेंगे? ये आपके पास नंबर 1 इनलार्ज करेंगे। सबसे पहले ये क्या करेंगे? ये अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया क्या है आपके पास? ये डिप्लॉयड है ना, डिप्लॉयड। तो इसको छोड़ें, टाइप बी सेल्स जो हैं वो भी डिप्लॉयड है। इसको यहाँ पे हम करते हैं, टाइप बी सेल्स दे आर डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया, ये आपके पास माइटोसिस होगी इनकी, या डिफ्रेंशिएशन भी आप कह सकते हो, डिफ्रेंशिएशन एंड माइटोसिस, और ये बना देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, एंड दिस इज ऑल्सो डिप्लॉयड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आगे मियोसिस दो तरह की होती है ना, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 का प्रोसेस करेंगे और ये आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को बनाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब यहाँ पे हैप्लॉइड आ गया, लेकिन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेटेड फॉर्म में, क्योंकि ये मियोसिस वाले स्टेप मियोसिस अगर होता है ना तब आपको समझ आनी थी। मियोसिस 2 फिर होगी कंप्लीट, और मियोसिस 2 के ज़रिए आपके पास स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे जो कि अगेन हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस 1 जो है आपके पास, मियोसिस 1 को आप कहते हो रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, और मियोसिस 2 को आप नॉन रिडक्शन डिवीजन कहते हो, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं। अब ये क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम है का, ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में समझाया हुआ है। मतलब कि कहने की बात है, ये देखो ये है ना, ये आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम, मियोसिस 1 में ये दोनों सेपरेट होते हैं, ये एक सेल के पास चला जाएगा, ये दूसरे सेल के पास चला जाएगा। मियोसिस 2 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल ये मेल से है, ये सिस्टर क्रोमेटिड से जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों सेपरेट होते हैं, नॉन रिडक्शन डिवीजन, राइट। तो ये आपके पास हो गया। अच्छा, आगे स्पर्मेटिड जो है ना, स्पर्मेटिड आगे उसने मेच्योर होना है, ठीक है, उसने डिफ्रेंशिएट करना है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, spermiogenesis, that is a differentiation process. डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस, इसमें स्पर्मेटिड आपके पास मेच्योर होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंफ्यूज नहीं करना। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द होल प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस इज पर्टिकुलरली द प्रोसेस इन व्हिच स्पर्मेटिड डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म। ये अगेन ये भी हैप्लॉइड होगा।
तो ये वाली तमाम की तमाम बातें जो हैं आपने याद रख लेनी है, बिकॉज दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बना था, माइटोसिस हुई थी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके पास बना था. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट म्योसिस 1 में आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए थे. यहाँ पे ये आपके पास 2 थे, ठीक है, मतलब कि एक ये सेल था वो आगे 2 में जो है आ गया था. ये इन दोनों सेल्स ने फिर आगे मज़ीद जो है म्योसिस 2 की थी और ये आपके पास डिवाइड होके 4 सेल्स बन गए थे. तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में आपके पास 4 स्पर्मेटोजोआ 4 स्पर्मेटिड्स बनते हैं. तो ये वाली बातें जो हैं आपने याद रख लेनी हैं, ठीक है. तो ये था आपके पास सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए फॉर योर एमडीकैट लेवल. आगे हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.